हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण की, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात चल रही है भाई। और इस चैप्टर के अंदर हमने हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट को देखा, समझा, सीखा, और ये सारे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ हमारे हाइड्रोस्टैटिक्स पे। मतलब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ द्रवस्थैतिकी की। तो द्रवस्थैतिकी के सभी टॉपिक्स को समझने के बाद अब हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ताकि आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना जाए। तो इसी सिलसिले में इस सेशन में डिस्कस करते हैं द्रव स्तंभ और वायुमंडलीय दाब पर आधारित प्रश्नों को, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से किसी द्रव स्तंभ पे किस तरीके से असर पड़ता है। यानी पानी में कहीं गहराई में उतरते चले जाते हैं तो गहराई में जाने पर दाब का मान जो है वो किस तरीके से बढ़ता है, इसकी डिस्कशन करने वाले इस सेशन में। इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को करने वाले हम इस सेशन में। तो चलिए ना फटाफट से हम शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन की एंड डिस्कस करते हैं पहले फॉर्मूला यूज्ड, कि कौन कौन से फॉर्मूले इसके अंदर में यूज होंगे, क्योंकि ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड हमारे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब अगर आप जेईई एस्पिरेंट हैं, नीट एस्पिरेंट है, या फिर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। शुरू करते हैं सेशन को, समझते हैं फॉर्मूले को, देन आएंगे हम क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमारे पास में दो मेजर फॉर्मूला जो इसके अंदर में यूज होने वाला है वो ये है कि P इक्वल्स टू एक तो HdG, ठीक है, जो प्रेशर जो दाब लगता है गहराई में कहीं पर भी जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दें, तो ये बराबर होता है हमारे HdG के। एंड जब आप गहराई में उतर जाते हैं तो यहां पर P ऐड करना पड़ता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऐड करना है। तो यहां पर देखिए H मतलब क्या है, तो सतह से गहराई। अगर अपन D की बात करें तो ये कौन है भैया, ये है घनत्व, किसका, जल का या द्रव का। इसी प्रकार से G की अगर बात करें तो यह है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और PA जो लिखा हुआ है ये क्या है भैया, तो यह है वायुमंडलीय दाब। इसके मान की अगर कोई बात करे तो फिर कितना लिखते हैं, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये इसका संख्यात्मक मान होता है, किसका भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है। इसका सीधा मतलब ऐसा है कि अगर किसी गहराई में, मान लीजिए एक कंटेनर है, इसके अंदर में हमने फ्लूइड्स भरी है, चलिए इसके अंदर में हमने क्या भरा हुआ है, फ्लूइड्स भरा हुआ है। इस फ्लूइड्स में जैसे ही हम नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, हमें पता चलता है कि भैया जैसे ही आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे आपके ऊपर जो है फ्लूइड का ज्यादा दाब लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान जो है आपके सतह के ऊपर वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम जल स्तंभ कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसके अंदर में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, सपोज यहां कहीं पर मैंने एक पॉइंट लिया है P। अब इस P पॉइंट के लिए अगर मैं कुछ मार्किंग्स बनाऊं तो मैं कहता हूं कि ये सतह से इसको एक जल स्तंभ में कंसीडर करना है, तो इसको ऐसा एक सिलेंड्रिकल स्तंभ कंसीडर कर लीजिए। इसको एक सिलेंड्रिकल स्तंभ कंसीडर कर लिया। सतह से इसकी डेप्थ देखेंगे तो ये H डेप्थ पर है ये पॉइंट P, ठीक है। और ये जो घनत्व है इसका, द्रव का घनत्व, ये हमारा D है, और G गुरुत्वीय त्वरण होता है। इस जगह पे जो हमें प्रेशर मिलेगा उसको हम सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं HdG से, किंतु ये तल खुला हुआ है, इसका मतलब हमारा वायुमंडल, मतलब ये हमारा गैस पूरा जो हमारे ऊपर हमारे पूरे वायुमंडल में वितरित है,
वो गैस भी तो कुछ ना कुछ दाब लगाएगा, तो वो इस सतह के ऊपर दाब लगाएगा Pa। अतः इस पे कुल दाब की जब बात की जाती है तो यहां पर वायुमंडलीय दाब प्लस जलीय दाब कहिए या द्रव का दाब, बाकी की कंडीशंस हमें समझ में आती है कि एज पर पास्कल्स लॉ जब जी को हम उपेक्षित कर दे, जी को हम भूल जाएं, तो इस पूरे ही फ्लूइड के अंदर पूरे ही जगहों पर दाब का मान समान होता है। लेकिन अगर पास्कल्स लॉ की उपेक्षा ना करें तो हम ऐसा कहते हैं कि क्षैतिज अवस्था में, मतलब जैसे ये एक लाइन खींची, यहां पर इन सभी बिंदुओं पर दाब का मान समान होगा, क्योंकि इन सभी के लिए HdG का जो मान है वो सेम होगा। भाई H जो है यहां से यहां तक के लिए सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो डेप्थ सेम है, तो इस सतह पे हर जगह पे HdG का मान सेम होगा, अर्थात दाब का मान समान होगा, दाब समान होगा। किंतु अगर मैं इसको एक लेयर 1 कह लीजिए, मैं इसी के जगह पे एक इधर ले लेता हूं लेयर 2, तो लेयर 2 की डेप्थ देखेंगे तो लेयर 2 की ये जो डेप्थ है ये बढ़ गई है। अब लेयर 2 की डेप्थ बढ़ने का मतलब क्या होता है भाई, तो ये H1 कह लेता हूं उसको, तो इसको मैं कहता हूं H2 हो गई है। अब अगर इसके लिए मैं लिखता हूं इन सभी बिंदुओं के ऊपर दाब कितना लगेगा, तो इसको आप कहोगे H2DG। अब H2DG की बात करेंगे तो आपको पता है ना कि H2 ज्यादा है H1 से, अर्थात L2 पर दाब क्या होगा, L2 पर दाब ज्यादा और L1 पर दाब कम हो जाएगा। इस लेयर पे कम होगा, इस लेयर पे ज्यादा, मतलब गहराई में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे दाब का मान जो होगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतनी सी पॉइंट अगर क्लियर हो गई है तो हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर एंड डिस्कस करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। किसी झील के पृष्ठ से 8 मीटर की गहराई पर किसी तैराक पर दाब ज्ञात करिए। ठीक है, झील की पृष्ठ से 8 मीटर की गहराई पर है तैराक। ठीक है, अब इसमें झील है तो खुली अवस्था में होगी, सतह पर झील की क्या होगी भाई, खुली अवस्था में। अब झील सतह पर खुली अवस्था में है, इसका क्या मतलब कहूंगा कि भाई यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा, तो मैं पहले लिखता हूं दिया गया है, क्या गिवन है भैया, तो देखिए सतह से गहराई 8 मीटर, और झील होने का मतलब ही मैंने आपको समझा दिया कि भैया ये एक झील की सतह है। ऐसी झील की सतह मतलब खुली सतह है। झील की सतह कहने का तात्पर्य इसी बात से है कि भैया ये खुली सतह की बात करना चाहते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये बन, ये खुली सतह का मतलब इसके अंदर में तैराक है। यहां कहीं पे ये स्विमिंग कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, अब इसके ऊपर जो दाब की गणना करनी है, तो ये सतह से यहां तक की जो डेप्थ है इसको 8 मीटर दिया गया है, और इस सतह के ऊपर वायुमंडलीय दाब भी चल रहा होगा, मतलब इस पे Pa भी वर्क कर रहा होगा, यानी कुल, अब इसके ऊपर कह रहे हैं दाब, तैराक के ऊपर दाब, मुझे P निकालना है, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो Pa प्लस HdG के बराबर। Pa मतलब इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा और HdG तो होगा ही। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1.013 इंटू 10⁵ प्लस H मतलब 8, D का मतलब, तो भैया ये झील है, झील है तो इसका जो घनत्व होगा वो होता है 10⁵ kg क्यूबिक मीटर। ठीक है ना, ये जल के लिए ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो ये D की जगह पे हम रख रहे हैं 10⁵,
जी की जगह पर रख लेते हैं 9.8। अब करना पड़ेगी मल्टीप्लाई, है ना, तो ये 1.013 इंटू 10⁵ प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 8 से 8 बार में 64, 6 और 9 से 8 बार में 72, 72 और 6 78, 10 बोल लो यहां पर इंटू 10⁻3। अब अगर दशमलव को 2 डिजिट लेफ्ट में खिसका दूं, है ना, 2 डिजिट लेफ्ट में अगर मैं खिसका देता हूं तो वो पावर 5 हो जाएगा। 1.013 इंटू 10⁵ प्लस इसको इधर लाइए 0.784 इंटू 10⁵, क्योंकि अगर पावर सेम नहीं होते तो मैं इनको क्या ऐड नहीं कर सकता हूं, है ना, ये पावर अगर सेम नहीं होंगे तो ऐड नहीं कर सकते। तो इनको सेम कर दिया, अब ऐड हो जाएंगे। अब क्या करना, इसको ऐड कीजिए इसके अंदर में, तो ये 4 और 3 7, 4 और 3 7, 8 और 1 9, है ना, और 7 7 ही रह जाएगा। 1.797 इंटू 10⁵ मतलब P की वैल्यू जो आ गई, ये आ गई हमारी 1.797 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हमारा प्रेशर होगा जब झील के नीचे 8 मीटर नीचे झील के वो तैर रहा होगा, तो उसके ऊपर ये जो झील की जो लेयर है इसकी भी दाब लग रही होगी, और झील के सतह पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी लग रहा होगा। यहां पे कहानी ये थी, ये हमें याद रखना होता है ना, और याद हो ही जाता है 10⁵ से। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये भी हमें याद रखना होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, है ना। अगर आपने भी सॉल्व किया और सेम आंसर है तो बहुत ही शानदार चल रहा है भैया। अगले सवाल को और अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपको है ना मैंने फॉर्मूले जब बता दिए हैं तो जो फॉर्मूले मैंने बताया वही फॉर्मूला इन सभी क्वेश्चंस में यूज होना है। तो करने का तरीका सिंपली यह है कि आप क्वेश्चन को देखिए, उसके जो गिवन डेटा उनको लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू दी है, कौन सी नहीं दी है, किसको कैलकुलेट करना है। जब फॉर्मूला फिक्स करा चुका हूं तो सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और जब यहां पे दिक्कत नहीं आएगी तो यहां से बनेगी एक फ्लुएंसी, जो कि हमें बड़े बड़े क्वेश्चंस को, जो कि हमें उलझे हुए क्वेश्चंस को भी, जो कठिन से कठिन क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व करा के देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले सवाल की, और फटाफट से अगला सवाल आप सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी से सॉल्व करके बताइए। दिखाइए कि 1 किलोमीटर गहराई पर झील के अंदर का दाब लगभग 100 वायुमंडलीय की वृद्धि होती। मतलब क्या कह रहे हैं, झील है और 1 किलोमीटर गहराई, यानी H की वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ दिया गया है, लिखनी है, आपको सब समझ में आ जाएगा। 1 किलोमीटर गहराई मतलब H इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अब आपको समझ में आ जाता ना, किलोमीटर इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म, then the standard form is 10⁵ मीटर, is it? now झील के अंदर दाब लगभग 100 वायुमंडलीय दाब की वृद्धि होती है। चलिए ये प्रूव कर दे, कोई बात नहीं, H गिवन है, ठीक है ना। तो झील के अंदर मुझे 10⁵ मीटर पर कैलकुलेट करनी है टोटल प्रेशर। तो देखिए, अतः झील के अंदर दाब बराबर, अतः दाब बराबर, सीधे लिख ले, चलिए क्या लिखेंगे भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HdG। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1.013 इंटू 10⁵ प्लस H की वैल्यू 10⁵ उन्होंने दिया है। जल के लिए अगर बात करते हैं D की, तो देखिए ना, जल का घनत्व, तो ये याद रख लीजिए भैया, जल का घनत्व, जल का घनत्व कितना होता है भाई, तो जल का घनत्व आपका होगा 10⁵ क्यूबिक मीटर, kg पर क्यूबिक मीटर। तो ये 10⁵ और एक आ गया। और m की अगर हम बात कर, g की अगर हम बात करते हैं तो इसको चाहे तो हम 9.8 ले सकते हैं, चाहे तो 10 भी ले सकते हैं। खैर चलिए, क्योंकि उन्होंने लगभग 100 वायुमंडलीय कहा है तो मैं 10 भी ले लेता। खैर चलो कोई बात नहीं, क्या करना भाई, तो ये 1.013 इंटू 10⁵, इसको अगर करते हैं तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 9.8। अगर डेसिमल को एक राइट शिफ्ट कर दूं, पावर एक रिड्यूस हो जाएगा।
तो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 98 इंटू 10 टू द पावर 5। ये क्यों किया? इसलिए किया ताकि यहां से आपको समझ में आए एक बात कि ये 10 टू द पावर 5 और इसको भी 10 टू द पावर 5 रखेंगे तभी मैं जोड़ सकता हूं, अदरवाइज मैं इन दोनों को ऐड ही नहीं कर सकता था ना। तो पावर सेम करना पड़ा, इसलिए मैंने किया ये काम कि डेसिमल को एक राइट शिफ्ट किया तो पावर एक रिड्यूस हो गया। अच्छा 98 में एक जोड़ दीजिए तो ये 99.013 हो गया इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये जो दाब है ये 99.013 इंटू 10 टू द पावर 5 आ रहा है। इसका क्या मतलब है भाई? अर्थात 100 या 1 किलोमीटर बोला था तो उन्हीं के लैंग्वेज में, अर्थात 1 किलोमीटर गहराई में दाब का मान 99.013 इंटू 10 टू द पावर 5 के बराबर होता है, जो कि लगभग, अब भैया इसको देखिए 99 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है तो इसको लगभग 100 कहेंगे ना, जो कि लगभग 100 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का मतलब ये 10 टू द पावर 5 है ना। ये बहुत सारी जगहों पे 1.013 नहीं लिखते है ना, 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 मतलब अल्टीमेटली 10 टू द पावर 5। तो ये 10 टू द पावर 5 को सिर्फ कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 वायुमंडलीय दाब के बराबर लगभग है। क्लियर होगी बात? चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 3। किसी झील के पृष्ठ से 10 मीटर की गहराई पर तैराक पर दाब ज्ञात कीजिए। जो 8 पे किया था वो 10 पे करना है भैया, बस इतनी सी बात है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए भैया, वीडियो पॉज कीजिए एंड जल्दी से आंसर कीजिए, क्योंकि भैया ये प्रैक्टिस जरूरी है। अदरवाइज है ना आपकी ये जो समस्या है न्यूमेरिकल्स की, वो हमेशा से आप गाते रहते हो कि भैया न्यूमेरिकल्स नहीं बनती। चूंकि मैं बायो स्टूडेंट हूं इसलिए न्यूमेरिकल्स नहीं बनती, चूंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए न्यूमेरिकल्स नहीं बनती। भैया इसके पीछे एकमात्र वजह है, न्यूमेरिकल्स में कोई टफ टिपिकल कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ मैं तो कहता हूं कि आपने किसी भी दिन उसको इनिशिएट नहीं किया, शुरू से शुरू नहीं किया। शुरू से एक बार शुरू करके देखिए, कुछ भी टिपिकल नहीं है भाई। अभी इसको आपने कर लिया होगा, आई होप कर लिया होगा, क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं है भैया, बहुत ही आसान है। दाब निकालनी है, गहराई गिवन है 10 मीटर। अब दाब तो आप कहेंगे PA प्लस HDG। PA 1.013 इंटू HDG 10 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 9.8 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस है ना 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस ये हो जाएगा 10 की पावर 4 और ये 98 है ना, तो ये 9.8 इंटू 10 की पावर 4। अब अगर मुझे इसको भी 5 बनाना है ना, तो दशमलव को क्या करना पड़ेगा भाई, एक और लेफ्ट ले आता हूं। तो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 0.98 इंटू 10 टू द पावर 5। अब जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 ही डिजिट है 3, 8 और 1 9, 9 1.99 इंटू 10 टू द पावर 5। ये मिलेगा प्रेशर भैया उस बालक के ऊपर 1.993 इंटू 10 टू द पावर 5 का प्रेशर मिलेगा। मैं इसको अगर चाहूं तो लिख सकता हूं ना, लगभग 2 वायुमंडलीय दाब, 2 वायुमंडलीय दाब कितना, लगभग 2 वायुमंडलीय 1.99 है यार, अब 2 तो लिख ही सकता हूं ना,
चलिए, तो यहां तक ये बातें क्लियर हो गई, इसमें कोई समस्या कोई परेशानी आई थिंक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप। बड़े ही सिंपल सिंपल से सवाल चल रहे हैं। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 4 पे आते हैं। और ये सवाल सिंपल नहीं है, मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि भैया ये जो सवाल है ना, चूंकि हम एक अप्रोच ऐसी है कि हम बेस लेवल से इनिशिएट कर रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ सिंपल लग रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि भैया न्यूमेरिकल से नहीं घबराना, आपको सिंपली उसको सॉल्व करना है। एक बार उसके साथ खेल के देखिए, बड़ा मजेदार होता है। सवाल देखिए, कह रहे समुद्र तट से दूर कोई ऊर्ध्वाधर संरचना 10 पास्कल के प्रतिबल को सहन करने के लिए बनाई गई है। क्या यह संरचना किसी महासागर के भीतर किसी तेलकूप के शिखर पर रखे जाने के लिए उपयुक्त है? महासागर की गहराई लगभग 3 किलोमीटर है। समुद्री धाराओं की उपेक्षा करनी है। क्या कह रहे हैं? एक ऐसा मान लो, चलो एक ऐसा टोपा है ना, एक ऐसा टोपा बनाया भैया, और ये टोपा कैसा है, तो ये 10 पास्कल तक का, इसके ऊपर किसी ने 10 पास्कल तक का दाब ये सहन कर सकता है। अब मैं कहता हूं कि किसी तेलकूप के शिखर पे इसको लगाना है। अब एक ऐसा मान लीजिए, ये रहा हमारा तेलकूप। अब इस तेलकूप के ऊपर इसको लगाना है, और ये पूरा तेलकूप कहां पर है भाई? तो मैं इसके लिए कह रहा हूं कि भैया ये सब कुछ समंदर के अंदर है। लो भैया, ये सब कुछ कहां पर है? समंदर के अंदर। और सब समंदर के अंदर कितने पर है? चलिए फिर से बनाता हूं मैं। ऐसा था हमारा स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ऐसा डोम जैसा बना हुआ है ना, ये एक डोम जैसा बना हुआ है, और इसके ऊपर अब लग रहा है दाब। कहां पे? तो ये हमारे सतह से 3 किलोमीटर, कितना भाई? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की गहराई में जब है, तो क्या ये इतना दाब सहन कर सकता है? क्योंकि भैया देखिए ना, कोई चीज बनानी होगी तो अंदर जाकर के, समंदर के अंदर तो बनाएंगे नहीं, बनाएंगे ऊपर ही। बस हम दाब कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें उसको कितना नीचे लेकर के जाना है। जितना नीचे लेकर के जाना है, वहां पर दाब का मान कितना होगा, क्या वो उस दाब को सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बस इतनी सी बात। तो देखिए, इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। हम तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि 3 किलोमीटर पर, है ना, 3 किलोमीटर गहराई पर इसके ऊपर कितना दाब लगेगा। वो दाब 10 पास्कल से कम होना चाहिए, क्योंकि अधिकतम ये 10 पास्कल सहन कर सकता है। नहीं तो पता चले कि आप उसको ले गए और अंदर ही टूट गया, तो क्या करना है? देखिए, 3 किलोमीटर गहराई दी गई है, दिया गया है, क्या है? समुद्र तल से गहराई 3 किलोमीटर, मतलब h की वैल्यू हमें गिवन है 3 × 10⁻³ मीटर। अब निकालना है मुझे दाब। अब मुझे क्या निकालना है? दाब। अब अगर मुझे यहां पर दाब निकालना है, तो मैं सिंपली निकाल सकता हूं कि कितना दाब सहन कर सकता है भाई। तो मैं कहता हूं HdG, h की वैल्यू 3 × 10⁻³, d 10⁻³ और g की वैल्यू 9.8। ठीक है, अब इसका गुणा कर देते हैं। तो 38 के 24 और 9 × 27, 2 29, 1 दशमलव लग गया, 10 की पावर में आ गया 6, यह 29.6 है ना। अभी अगर इसको 5 बनाना है, ठीक है, इसको क्या करना है? इसका पावर 1 कम करना है, 1 कम करना है। इसका मतलब इसको ले आकर के इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 200, 2.94 × 10⁵, 2.94 × 10⁵ पास्कल। अब क्या लिखेंगे? तो लिख सकते हैं अतः कितना हो गया भाई? अच्छा, 1 पॉइंट और खिसका है, तो ये 6 क्या 7 हो जाएगा ना? ये 6 क्या 7 हो जाएगा भाई? 7। अतः दाब
3 किलोमीटर गहराई में 10 पास्कल से बहुत कम है, अतः इसे तेलकूप के ऊपर रखा जा सकता है। क्या कर सकते हैं, इसको तेलकूप के ऊपर रख सकते हैं। भैया यहां पे गहराई में जो दाब लग रहा है, जो इसकी सतह पर दाब है, सतह पर मतलब सतह से बाहर इसको ज्यादा मजबूत बनाया गया, 10 पास्कल तक सहन कर सकता है। और ये 2 × 9 4 × 10⁻7 पास्कल ही सिर्फ और सिर्फ सहन करने के लिए बोल रहे हैं इसको, तो भैया ये सहन कर सकता है, नहीं टूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 5। कह रहे समुद्र तल पर वायुमंडल का घनत्व 1.29 kg/m³ है। यह मानते हुए कि ऊंचाई के साथ घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्ञात कीजिए कि वायुमंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक है। यहां पर अगर आप देखिए तो d की वैल्यू हमें गिवन है 1.29, ठीक है, कितना गिवन है 1.29 kg/m³। और यह भी कह दिए कि ऊंचाई के साथ घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा मान लीजिए। हमें तो पता है कि भैया जैसे जैसे ऊंचाई के साथ में परिवर्तन होगा, घनत्व में परिवर्तन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे गैसों का घनत्व कम होने लगता है जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, और नीचे की तरफ आते हैं तो भारी गैसें, सघन गैसें दिखती है। तो भैया ये गैसों का घनत्व तो चेंज होगा, है ना। तो इसके हिसाब से मेरे पास में डी की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, और पी की मतलब जो प्रेशर होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है, ये हमने कहा था कि याद रखना है। पी ए की बात करेंगे तो 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात कर ही रहा हूं तो मैं ऐसा भी और कह लेता हूं कि ये हो गया हमारा वायुमंडलीय दाब, ये हो गया हमारा डी। हाइट निकालनी है भाई, तो देखिए ना, P = HDG, यही होता फॉर्म। मुझे H चाहिए तो मैं लिख सकता हूं क्या, P/DG चलेगा। P हमारे पास में ये मिल गया, ये प्रेशर हमारे पास में मिल गया, D हमारे पास में है, और G की वैल्यू आपको पता ही है कि ये होता है 9.8 m/s²। तो रख देते हैं, हो जाएगा काम, ठीक है। देखिए H = P की जगह पे 1.013 × 10⁵ अपॉन D की जगह पे 1.29 इंटू G की जगह पे 9.8, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन 7.989 के बराबर आता है, ठीक है, 7.989 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। अब अगर ये किलोमीटर में आया है तो ये अप्रोक्सीमेटली लगभग H बराबर कितना कह सकता हूं, तो मैंने कह दिया लगभग H बराबर 8 किलोमीटर। तो एक बात समझिए ना, यहां से आपको क्या दिख रहा है, वायुमंडल का जो विस्तार है, वायुमंडलीय विस्तार लगभग 8 किलोमीटर, लेकिन मैं रियलिटी में बोलूं ना तो लगभग 300 किलोमीटर का हमारा पूरा वायुमंडल की मोटाई है। अब यहां तो 8 आ रहा भाई, 300 कैसे आएगा। तो पॉइंट इज दैट कि यहां पर हमने कह दिया कि घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं है, जबकि मैं कह रहा हूं कि घनत्व में परिवर्तन होगा, लगातार होगा। तो अगर घनत्व को कांस्टेंट मानते हैं तो मात्र 8 किलोमीटर का वायुमंडल है, लेकिन ऐसा नहीं है, 300 किलोमीटर का लगभग हमारा पूरा वायुमंडल है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए इसका भी आंसर आ चुका है। बढ़ते हम अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 6 पे। अब इसको भी फटाफट से ट्राई कीजिए, देन हम इसको भी डिस्कस करते हैं कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन कहना भाई कि समुद्र के नीचे 1000 मीटर की गहराई पर, मतलब 1 किलोमीटर पर चलेगा भैया, और परम दाब कितना है, गेज दाब कितना है। अच्छा, परमदाब और गेज दाब की अगर मैं बात करूं, सवाल मैं पढ़ूंगा, बट उसके पहले मैं इन दोनों का आपके लिए एक्सप्लेन कर लूं। परमदाब का मतलब हमें टोटल प्रेशर पूछा जा रहा है ना, PA मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HDG, इससे निकालेंगे। एंड गेज दाब की जब बात हो रही है तो सिर्फ HDG की बात चल रही है, मतलब P - PA, ये HDG निकालने के लिए बात कर रहे भैया, ये गेज दाब है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा देंगे
जो बचा वो गेज दाब है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि इस गहराई पर पनडुब्बी की 20 क्रॉस 20 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली खिड़की जिसके आंतरिक भाग का दाब समुद्र तल पर वायुमंडल दाब के बराबर रखा गया है। मतलब जो पनडुब्बी का इंटरनल प्रेशर है जो सतह के बाहर है, मतलब यहां खुले में जो हम सांस ले पा रहे हैं, जितना हमें यहां पर प्रेशर मिल रहा है, पनडुब्बी के अंदर भी प्रेशर उतना ही रखा गया है, क्योंकि प्रेशर सेम रहेगा तभी तो उसके अंदर जो लोग हैं वो सरवाइव कर पाएंगे। तो इंटरनल प्रेशर सेम है, लेकिन आपको पता है पनडुब्बी जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगी उस पे प्रेशर बढ़ेगा, किसका? समुद्र का, मतलब जलीय दाब उसके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इनसाइड प्रेशर सेम है, एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो आरोपित बल का आकलन कीजिए, कितना बल लगेगा? समुद्र तल का जो घनत्व है वो 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर क्यूबिक मीटर, और जी की वैल्यू को 10 लेने के लिए ये खुद से कह रहे हैं। तो जब इन्होंने कह दिया तो फिर तो हमारा मामला ही सलट गया। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो भैया सबके लिए कॉमनली हाइट जो गिवन है वो है 1000 मीटर, मैं ऐसा लिख लेता हूं 10 टू द पावर 3 मीटर। ठीक है, परम दाब कितना है? मतलब ए में हमें निकालना है पी ए प्लस एच डी जी। पी ए की बात कीजिए तो ये 1, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस एच मतलब 10 टू द पावर 3, डी का मतलब 10 टू द पावर 3 है ना। गिवन नहीं है, हम अपने लिए बना लेते हैं। अच्छा, गिवन है भाई समुद्र तल का घनत्व, ठीक है, समुद्र जल का बेसिकली भाई। ठीक है, तो परम दाब कितना है ना। तो ये गिवन है 1.0, जो गिवन है वही रखना पड़ेगा हमें, 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू जी का मान 10 गिवन है। ठीक है, अब इसको करते हैं ना, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 6 और एक 10 की पावर 7 हो गया, 1.03 इंटू 10 टू द पावर 7। अब इसको 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 7 है, 2 को गुणा कर देते हैं इसके अंदर में, 5 बन जाएगा। तो पॉइंट को 2 डिजिट इधर ले आइए तो 103 हो गया, ये 10 की पावर 5 है ना। अब इसको जोड़ सकते हैं ना, 103 में इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 104.013 इंटू 10 की पावर 5, ये हो गया हमारा P। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो 2 डिजिट और लेफ्ट ले आ दीजिए, तो 1.04013 इंटू 10 टू द पावर 7। लेकिन ये भी किसी काम का नहीं है, इतना सारा नंबर क्यों ही लिखना है। तो 1.04 इंटू 10 टू द पावर 7 पास्कल, 1.04 इंटू 10 टू द पावर 7 पास्कल, ये इसका हो जाएगा हमारा आंसर। किसका भाई? ये हमारे फर्स्ट पार्ट का है ना, हमारे फर्स्ट पार्ट का ये हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, गेज दाब की बात करते हैं। ठीक है, चलिए फाइन, हटाता हूं मैं इसको। दूसरा जो है गेज दाब, बी की बात करें गेज दाब की, तो मैंने कहा P माइनस पी ए इज इक्वल्स टू एच डी जी के बराबर होता है। तो एच डी जी सिर्फ और सिर्फ निकालनी है आपको, तो H है 10 टू द पावर 3, D की बात अगर करूं मैं तो ये हमने निकाला 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3 और 10 लेना है, तो ये 10 की पावर 7, 1.03 इंटू 10 की पावर 7, ये हो गया हमारा गेज दाब, ये हो गया हमारा गेज दाब। चलेगा भाई, इतना पास्कल, ये हमारा आ गया गेज दाब। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे की तरफ, और अगले में हमसे पूछा जा रहा है कि इस गहराई पर
20 क्रॉस 20 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली खिड़की, हाँ, एक विंडो है हमारे पनडुब्बी में लगी हुई है और उसका क्षेत्रफल कितना है? तो खिड़की का क्षेत्रफल, खिड़की का क्षेत्रफल 20 क्रॉस 20, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टैंडर्डली अगर इसको लिखेंगे तो 400 गुणे 10 की पावर -4 सेंटीमीटर था, मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर तो -4, 2 जीरो इसको दे देंगे तो 4 गुणे 10 की पावर -2 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये एरिया निकल गया। अब मुझे दाब की गणना करनी है, तो देखिए ना, बल की, दाब बराबर बल बटा में होता है क्षेत्रफल। मेरे को बल मांग रहे थे ना, तो बल बराबर हो जाएगा दाब गुणे क्षेत्रफल। दाब कितना है उतना नीचे जाने के बाद में हमारे पास में दाब कितना है भाई, तो हमारे पास में दाब निकला था 1.04 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू क्षेत्रफल 4 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये कितना हो जाएगा? ये अगर 104 मतलब 416, 4.16 इंटू 10 टू द पावर, ये 2 कंपनसेट हो गया 5 पास्कल, मतलब सॉरी बल है भैया न्यूटन। 4.16 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, इतना बल वो खिड़की जब नीचे की तरफ जाएगा तो उसके ऊपर आरोपित होगा। ठीक है ना, जो बल आरोपित होगा वो 4.16 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन का बल आरोपित होगा उस विंडो पे जब वो नीचे की तरफ मतलब जल के अंदर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी सी बात। आगे बढ़ा जाए एंड भैया ये सेशन अब यहीं कहीं पर कर लेते हैं हम समाप्त, क्योंकि हमने हमारे जो क्वेश्चंस थे हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, समझ लिया, सीख लिया, देख लिया किस तरीके से बना सकते हैं, क्या क्या वेरिएशन उसके अंदर में आते हैं, ये सब कुछ हम कवर अप कर चुके हैं। तो इसी तरीके से सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, और ये सारे ही कोर्स कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरा कोर्स कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं एनसीईआरटी बेसिस पर। इसका मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप सेंट्रल बोर्ड से हो, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके ऊपर लागू होता है। और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए आप ई बुक्स एंड ई नोट्स मंगा सकते हैं। फटाफट से जाइए, जो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए बुक्स एंड ई बुक्स को भी। साथ ही साथ आप जिस तरीके से कनेक्टेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर कोई सजेशन सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने नहीं हमारे साथ, हम मिल रहे अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।